हाँ जी। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आपके सामने मैं वापस आ चुका हूँ। अब है हमारा सेकंड रिवीजन, यानी कि हेड नंबर 2, बिजनेस प्रोफेशन हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड का रिवीजन वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। अब तीसरा हेड जो हमारे सामने आता है वो है बिजनेस प्रोफेशन हेड। तो बड़ा ही लेंदी हेड है एज यू ऑल नो। और ये जो हेड है वो चलता है सेक्शन नंबर 28 से चलाकर 44 AE तक के बीच में, कहीं ना कहीं 45 से आपका वो चालू हो जाता था, बी कैपिटल गेन हेड। तो स्टार्ट करते हैं। बीएनपी की टैक्सेबल इनकम निकालने का क्या तरीका है उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नोट्स वही है जो हमने लिख रखे हैं हमारी नोट्स कॉपी में, और उसी को रेफर बनाया जाएगा। चलिए जी, तो सबसे पहले सेक्शन 29 से मैंने स्टार्टिंग करी थी आपकी कि इनकम अंडर एट बीएनपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हर एक हेड की इनकम निकालने का एक तरीका होता है। जैसे अभी सैलरी हेड आपने रिसेंटली रिवाइज करा था, उसमें क्या होता था कि आप पहले ग्रॉस सैलरी निकालते तो उसमें से आप डिडक्शंस लेते थे, तो आती थी आपकी टैक्सेबल सैलरी। इसी तरह से अगर बीएनपी की टैक्सेबल इनकम आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पीएनएल। तो आपको नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल को बेस बनाना है। उस नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल में आपको 4 एडजस्टमेंट्स करने, 2 इनकम के एडजस्टमेंट होंगे, 2 एक्सपेंस के एडजस्टमेंट होंगे। इजी एडजस्टमेंट है, अकाउंटिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऐसे खर्चे ढूंढने हैं जो कि पीएनएल में डेबिट है और वो डिसअलाउड है, इनकम टैक्स में डिसअलाउड है, आपको उनको ऐड कर देना है। फिर ऐसे खर्चे ढूंढने हैं जो कि पीएनएल में डेबिट नहीं है पर अलाउड है, उनको आप लेस कर देंगे। तो 2 खर्चे ये हो जाएंगे। इनकम साइड में भी सेम आपको सोचना है। सबसे पहले आपको ऐसी इनकम ढूंढनी है जो कि पीएनएल में क्रेडिट है पर इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, उसको आप लेस कर देंगे। और फिर ऐसी इनकम ढूंढेंगे जो कि पीएनएल में क्रेडिट ही नहीं है पर इस हेड पे टैक्सेबल है, उसको आप ऐड कर देंगे। ये चारों चीज़ों का एडजस्टमेंट करके जो बचेगा वो आपकी बीएनपी की टैक्सेबल इनकम आ गई। ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, सबने इसके ऊपर प्रैक्टिस खूब करी है क्योंकि क्वेश्चन हमने खूब करे हुए हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता था कि बिजनेस और प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है। एक छोटा सा डेफिनेशन है, ज़्यादा काम की तो है नहीं एग्जाम के लिए देखा जाए तो बिजनेस का मीनिंग सेक्शन 213, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन। तो इसका मतलब मैंने आपको ये बताया था कि टेक्निकली ये हेड कहलाता है बिजनेस प्रोफेशन, पर ये हेड में 3 इनकम कवर होती है, बिजनेस की, प्रोफेशन की और वोकेशन की। वोकेशन और प्रोफेशन में क्या फ़र्क होता है आपको अच्छी तरह से पता है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत लगती नहीं है। अगला मैंने आपको कहा था कि एक और टाइप का बिजनेस होता है जिसका आपको थोड़ा सा दिमाग लगना पड़ेगा, वो है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। टेक्निकली क्या होता है कि जो बिजनेस होते हैं आपको याद होने चाहिए। बीएनपी हेड के लिए मैंने बिजनेसेस की 3 कैटेगरीज आपको बताई थी। बीएनपी के अंदर 3 टाइप के बिजनेस अपन डिवाइड करके डाले थे। एक को अपन कहते थे नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस, एक को अपन कहते थे स्पेक्यूलेशन बिजनेस, और तीसरा वो होता था बेटा 35 AD वाला स्पेसिफाइड बिजनेस। 3 टाइप के बिजनेस होते थे और आपको ये मैंने बोला था कि ये तीनों बिजनेस की कैटेगरी अपन ने इसलिए डिसाइड करी है क्योंकि इनके लॉसेस के सेट ऑफ के तरीके अलग अलग होते हैं। आपने आगे जाके जब चैप्टर पढ़े थे सेट ऑफ लॉसेस, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस का जो लॉस होता है वो 8 साल तक कैरी हो सकता है और वो किसी भी बीएनपी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल तक कैरी होता है और केवल स्पेक्यूलेशन की इनकम से सेट ऑफ होता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस अनलिमिटेड ईयर तक कैरी हो सकता है पर वो केवल स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा बिजनेस स्पेक्यूलेशन बिजनेस होता है, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस की नाम तो 35 AD में साफ दिए हुए हैं तो उसके बारे में टेंशन है नहीं। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें से स्पेक्यूलेशन कौन सा है और नॉन स्पेक्यूलेशन कौन सा है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो बेटा स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब होता है वो ट्रेडिंग बिजनेस, वो जो स्टॉक और कमोडिटी में ट्रेडिंग करके हम बिजनेस करते हैं उनको हम स्पेक्यूलेशन बिजनेस कहते हैं। तो डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब होता है, स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम स्पेक्यूलेशन ट्रांजेक्शन्स कहेंगे जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट होता है परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी और शेयर का, पर वो अल्टीमेटली सेटल्ड होता है विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी। वो ट्रेडिंग जिसको मैं आपको कहता हूँ, सुबह 9:15 मार्केट खुला, आपने रिलायंस के 500 शेयर खरीद लिए और 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उसके क्लोज होने तक आपने वो 500 शेयर उसी दिन बेच दिए। तो वो जो इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं जिसमें कि आप वो 500 शेयर की डिलीवरी नहीं लेते, केवल आप उस दिन के भाव के ऊपर खेलना चाहते हैं, तो उस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को स्पेक्यूलेटिव ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इस ट्रांजेक्शन से जो इनकम होती है उसको स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम कहा जाता है। ये इनकम हेड इसी में आएगी, बीएनपी हेड में टैक्सेबल होती है, बट टेक्निकली इसको अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके लॉस के सेट ऑफ के कानून अलग होते हैं।
इसमें मैंने आपको कहा था कि 3 प्रकार की चीज़ों को आप स्पेक्यूलेशन नहीं मानेंगे। एक तो अगर आपने वो ट्रांजैक्शन जो किया है वही विदाउट सेटलमेंट ऑफ डिलीवरी वाला ट्रांजैक्शन वही वाला है, पर उसको फिर भी स्पेक्यूलेशन नहीं मानना। अगर वो हेजिंग के लिए किया है, रॉ मटेरियल के लिए, हेजिंग के लिए किया है, शेयर्स के लिए, और डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेडिंग के थ्रू करा है। तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव कॉल पुट ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ये जो 3 ट्रांजेक्शन्स होंगे, इसमें भले ही आपका सेटलमेंट विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी होगा, तो भी इन ट्रांजेक्शन को स्पेक्युलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं बोलते। चलिए जी, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन 28 कौन कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होती है, दैट इज बीएनपी हेड में टैक्सेबल होती है। तो बीएनपी हेड में टैक्सेबल होने वाली इनकम में सबसे पहली इनकम आती है प्रॉफिट और गेन ऑफ एनी बीएनपी कैरीड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहली इनकम आ गई आपके सामने। दूसरी मैंने आपको कहा था कंपनसेशन, कुछ टाइप के जो कंपनसेशन होते हैं वो बीएनपी हेड में टैक्सेबल होते हैं। नंबर 1 कंपनसेशन जो बीएनपी में टैक्सेबल है वो है कंपनसेशन रिसीव बाय एनी पर्सन ड्यू टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट मैनेजमेंट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ इंडियन कंपनी। तो ये वाला कंपनसेशन अगर आपको मिला तो बीएनपी में टैक्सेबल है। इसी तरह से एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन के कारण जो कंपनसेशन मिलता है वो भी बीएनपी में टैक्सेबल है। इसी तरह से गवर्नमेंट अगर बिजनेस का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेती है, किसी एसेट का मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेती है, उससे जो कंपनसेशन मिलता है वो बीएनपी की इनकम है। और इसके अलावा लास्ट मैंने कहा था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उसमें अगर कोई टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन होता है उसके कारण जो कंपनसेशन आपको मिलेगा वो भी बीएनपी की इनकम माना जाएगा। अगला मैंने आपको कहा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ इनकम, कुछ ट्रांजैक्शन की इनकम आपकी बीएनपी में रिलेटेड है। नंबर 1 मैंने कहा था इंपोर्ट लाइसेंस के सेल से होने वाली प्रॉफिट बीएनपी की इनकम है। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक या ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट के सेल से होने वाली इनकम बीएनपी की इनकम है। एक्सपोर्ट के लिए जो नगद सहायताएं आपको मिलती है वो बीएनपी की इनकम है। ड्यूटी ड्रॉबैक बीएनपी की इनकम है। इसके अलावा कोई भी बेनिफिट जो कि बीएनपी से आपको डिराइव होता है वो बीएनपी की इनकम है। एक आध क्वेश्चन में शायद आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन में अपने एक आध जगह पे ऐसा कुछ काम आया था कि गिफ्ट मिले हमारे को, तो क्लाइंट से गिफ्ट मिला। अब बाई साइड में पीएनएल में हमारे को दिया होता है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट रुपीज़ 5 लाख। अब वो जो गिफ्ट है 5 लाख रुपीज़ के वो बीएनपी की इनकम है। वो आईओएस वगैरह में आपको नहीं डालना है क्योंकि वो क्लाइंट से मिला है। क्लाइंट से मिला है तो मतलब वो क्या हो गया, एनी बेनिफिट डिराइव ड्यू टू बीएनपी। तो इस प्रकार की कोई भी इनकम हो तो बीएनपी की इनकम मानी जाती है। नॉन कॉम्पिटिंग फीस बीएनपी की इनकम होती है। नॉन कॉम्पिटिंग फीस से याद आया जिस पे टीडीएस भी कट के आता है 194J में आपने रिसेंटली पढ़ा है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के जो पैसे होते हैं वो बीएनपी की इनकम है। इसमें मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी थी कि ये जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की रिसीट्स होती है वो 3 हेड में जा सकती है। अगर एम्प्लॉयर को रिसीव होता है तो बीएनपी हेड में डालेंगे, अगर एम्प्लॉय को रिसीव होता है तो सैलरी हेड की इनकम बनाएंगे, और अगर इन दोनों के अलावा किसी और को रिसीव होता है तो आईओएस में जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली इनकम मैंने आपको बोली थी कि अगर आप किसी फर्म के पार्टनर है, उस फर्म से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेमुनरेशन मिलता है, रेमुनरेशन मतलब सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह कुछ भी, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन आपकी बीएनपी की इनकम माना जाएगा, यानी कि ये पार्टनर की बीएनपी की इनकम है। ऑब्वियसली फर्म के लिए ये खर्चा हो जाएगा और फर्म को इसका डिडक्शन मिलता है 40B सेक्शन में जो आपने आगे पढ़ा हुआ है। इसके बाद मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि ये जो रेमुनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को फर्म से, वो तो उनकी बीएनपी की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा पार्टनर के हाथों में। पर अगर उसी फर्म से पार्टनर को कोई प्रॉफिट शेयर मिलता है तो वो 10(2)A में उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगली इनकम मैंने आपको कही थी कि अगर कोई भी इन्वेंट्री को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को आप बीएनपी की इनकम बोलेंगे। नेक्स्ट मैंने कहा था कि जो 35AD वाली एसेट है उसकी जो सेल होती है जब भी, तो उसकी सेल प्राइस को बीएनपी की इनकम माना जाएगा। तो इसके अलावा आपको ये भी मैंने हाथवाती बता दिया था कि इसके अलावा एक और सेक्शन आएगा जो 41 सेक्शन है, जो कि आगे और बताता है कि कुछ इनकम और बीएनपी में टैक्सेबल हो सकती है। तो ये सेक्शन 28 की मेन इनकम है जो बीएनपी में टैक्सेबल होगी। इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग का मेथड, सेक्शन 145। आप सभी को पता है कि बीएनपी की इनकम का जो कैलकुलेशन का बेस है वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल है। अब ऑब्वियसली बात है कि जो आपका पीएनएल अकाउंट बनता है वो अक्रूवल बेसिस पे बनता है। आप सभी को अकाउंटिंग तो आती होगी, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। तो अब एक क्वेश्चन ये रेज होता था कि सर अकाउंटिंग का कौन सा तरीका बीएनपी की इनकम निकालने के लिए फॉलो किया जाना चाहिए। तो उसका जवाब सेक्शन 145 में मैंने आपको कहा था कि बीएनपी की इनकम निकालने के लिए आप कोई सा भी अकाउंटिंग मेथड फॉलोड कर सकते हैं, जो भी आप रेगुलरली फॉलो करें। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं दिया गया है बीएनपी की इनकम निकालते वक्त। तो एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलोड बाय एसएससी कैन बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर एट बीएनपी। तो इसी से अपनी बात हुई थी कि सर अगर एनी मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज हो सकता है तो दैट मीन्स ये हो गया कि अगर बाय चांस मैं कैश बेसिस से अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो भी बीएनपी की इनकम उस बेसिस पे भी निकल सकती है। तो जवाब है बिल्कुल निकल सकती है। पर टेक्निकली क्या हो जाएगा बेटा, अगर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे आप तो फिर आपका पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट नहीं डिटरमाइन होगा, आपका कैश बुक गिवन आएगा। तो अगर कोई क्लाइंट कैश बेसिस में अकाउंटिंग कर रहा है तो वो अपनी कैश बुक मेरे को ला के देगा,
अब उस कैश बुक के बेसिस में भी हम उसकी बीएनपी की इनकम निकालूंगा। अब कैश बुक के बेसिस में बीएनपी की इनकम कैसे निकालेंगे, आगे जाके अपन ने क्वेश्चन में किया भी था। तो अपन ने क्या बोला था, रिसीट साइड से मैं क्या करूंगा, कैश बुक में दो साइड होती है, रिसीट्स और पेमेंट्स। तो कैश बुक की रिसीट साइड से मैं उसकी बीएनपी की इनकम पता लगाऊंगा, और उस टैक्सेबल इनकम में से पेमेंट साइड में से मैं अलाउड खर्चे पता लगा लूंगा बीएनपी के, और वो अलाउड खर्चे मैं लेस कर दूंगा, जो बचेगा वो उसकी बीएनपी की इनकम आ जाएगी। तो जो फॉर्मेट अपन ने ऊपर सीखा था हेडलेस वाला, वो काम नहीं आएगा जब हमको कैश बुक क्वेश्चन में गिवन आती है, पर कैश बुक से भी इनकम निकाली जा सकती है, अपन ने देखा था। और ये बात मैंने आपको बोल दी थी कि कौन से खर्चे अलाउड होंगे, कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। पेड यानी कि मान लीजिए कि कोई खर्चा है, तो वो खर्चा हमने बिजनेस के लिए करा है, उसका डिडक्शन हम लेना चाहते हैं, तो कितने खर्चे का डिडक्शन ले, जितना पेड करा उतना ले कि जितना अक्रू हुआ उतना ले। तो मैंने आपको कहा था कि बीएनपी में किस बेसिस पे खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, पेड की अक्रूड, वो डिपेंड करेगा आपके अकाउंटिंग मेथड में। अगर आप अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस में कर रहे हो तो आप ड्यूरिंग द ईयर जितना खर्चा अक्रू हुआ उसका डिडक्शन ले लीजिए, और अगर आप कैश बेसिस से अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द ईयर जितना खर्चा पे हुआ उसका आप डिडक्शन ले लीजिए। तो इस प्रकार से मेथड ऑफ अकाउंटिंग काम आता है। अगला हमारे सामने था बीएनपी की इनकम निकालते समय स्टॉक का वैल्यूएशन किस बेसिस पे किया जाए, क्योंकि इनकम में स्टॉक का रोल होता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का, तो किस पे किया जाए। तो सेम अपना वही अकाउंट वाला लूज, मतलब कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस पे ही आपको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है बीएनपी की इनकम निकालते वक्त भी। ये बेसिक बातें अपनी खत्म हुई थी। इसके बाद फिर मैंने आपको कहे थे कि बीएनपी में कौन कौन से खर्चे अलाउड होंगे, इसकी लिस्ट अपने सामने चालू होती थी। और अब हमारा अगला टॉपिक चालू होता था एक्सपेंसेस अलाउड अंडर बीएनपी। तो पहला खर्चा 3031 में अलाउड किया जाता था। सेक्शन 3031 4-5 खर्चे थे। पहला था रेंट था, म्यूनिसिपल टैक्स था, रिपेयर, इंश्योरेंस, किसका, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का। तो ये खर्चा बीएनपी में अलाउड है, इसका पूरा तरह से 100% डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी थी, केवल रिपेयर अगर अलाउड होगी तो रेवेन्यू नेचर की रिपेयर अलाउड होगी, कैपिटल नेचर की रिपेयर अलाउड नहीं होगी। और जो रेंट का डिडक्शन आप लोगे वो एक्चुअल रेंट जो आपने खर्च किया उसका होगा, नॉशनल रेंट का, यानी कि आपकी खुद की ओन की बिल्डिंग है और आप बोल रहे हो कि मैं नॉशनल रेंट का डिडक्शन लेना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो ये आपका 3031 हो गया था। नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया था सेक्शन 32 डिडक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का डिडक्शन आप बीएनपी की इनकम में ले सकते हैं, पर डेप्रीसिएशन का डिडक्शन लेने के लिए आपको पहले कुछ शर्तें पूरी करनी थी। वो कंडीशन क्या होती थी, डेप्रीसिएशन केवल एसेट्स में मिलने वाला है। डेप्रीसिएशन का एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है, आप आराम से उसको भी देख सकते हैं, जिसमें पूरा डेप्रीसिएशन कंप्यूटेशन को मैंने समझा रखा है कि कैसे किया जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो डेप्रीसिएशन की बेसिक कंडीशन की अगर बात करें तो डेप्रीसिएशन असेट्स पे अवेलेबल होगा, पहली रिक्वायरमेंट। असेट इनकम टैक्स में जिस असेट पे डेप्रीसिएशन मिलेगा वो दो टाइप की असेट है बेटा, टेंजिबल पे भी मिलेगा, इंटेंजिबल में मिलेगा। टेंजिबल में किस किस पे मिलने वाला है, तो बिल्डिंग प्लांट मशीन और फर्नीचर पे मिलने वाला है। और इंटेंजिबल पे नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस और एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, इस पे आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं। यहीं पे अपनी मेन बात आती थी कि जब अकाउंटिंग आप देखते थे तो इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रीसिएशन नहीं लिया जाता, अकाउंटिंग के अंदर इंटेंजिबल का अमोर्टाइजेशन किया जाता है, जबकि इनकम टैक्स में इंटेंजिबल पे भी डेप्रीसिएशन का डिडक्शन दे दिया जाता है। प्लांट का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जो वर्ड प्लांट है, प्लांट का मतलब जो आप समझते हो वो तो ही है, पर प्लांट इंक्लूड सर्जिकल इक्विपमेंट, साइंटिफिक एपरेटस, व्हीकल, एरोप्लेन, बुक्स, बट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस एंड लाइव स्टॉक। तो जो जो चीज़ें प्लांट पे इंक्लूड होती है यानी कि उस पर भी आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स आप बुक्स पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं, आप फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सब पे आप डेप्रीसिएशन, साइंटिफिक एपरेटस, सर्जिकल इक्विपमेंट, सब पे आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं। पर लाइव स्टॉक और टी बुशेस पे आप नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लांट में इंक्लूड नहीं है। नंबर 2 मैंने कहा था कि असेसी उस असेट का ऑनर होना जरूरी है। ऑनर का मैंने कहा था लीगल ऑनरशिप हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिशियल ऑनरशिप सफिशिएंट है डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए। तीसरी बात मैंने कही थी कि जो डेप्रीसिएशन होता है वो आपको इंडिविजुअल एसेट की वैल्यू पे नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक ऑफ एसेट की WDV पे मिलने वाला है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, जो इनकम टैक्स में है डेप्रीसिएशन वो ब्लॉक ऑफ एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू पे अवेलेबल होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे निकाली जाएगी वो अपन ने बात करी थी कि सेम नेचर होना चाहिए और सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का जो ग्रुप होता है उसको ब्लॉक ऑफ एसेट कहते हैं। तो ये सभी को निकालना आता है, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर कोई डिस्कशन विशेष करूंगा नहीं, ब्लॉक तैयार करना सबको आता है। और चौथी कंडीशन, जो एसेट है वो बीएनपी में यूज़ होनी चाहिए अगर डेप्रीसिएशन का डिडक्शन चाहिए तो। यूज़ का मतलब मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल यूज़ होनी चाहिए, पर एक्चुअल यूज़ का मतलब रेडी टू यूज़ भी काफ़ी है। जैसे आपको मैंने जनरेटर का एग्जांपल दिया था, फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल दिया था। और इस दौरान एक कानून की हमारे को ज़रूरत पड़ी थी कि अगर कोई एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने एक्वायर करी है और उसको लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़ करा है तो उस एसेट पे डेप्रीसिएशन आप हाफ लेंगे। बाकी यहाँ पे आपको टाइम वाइज कोई डिमांड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हिसाब किताब होता है।
ब्लॉक की WDV कैसे निकाली जाती है, एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया था। सबसे पहले आप ओपनिंग WDV और ब्लॉक लिख दीजिए, फिर आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि ड्यूरिंग द PY आपने अक्वायर करी और उसी ब्लॉक से रिलेटेड ऐड कर दीजिए, और उस ब्लॉक में से जो एसेट सेल करी उसकी सेल प्राइस को आप लेस कर दीजिए। जो बचेगा वो डेप्रीशिएबल WDV आएगी, और इस डेप्रीशिएबल WDV में आपकी जो भी रेट है ब्लॉक की, उस रेट से आप डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे, और डेप्रीसिएशन निकाल के जो बचेगा वो क्लोजिंग WDV हो जाएगी, जो ऑटोमेटिकली अगले साल की ओपनिंग WDV हो जाएगी। रेट मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रेट अपन ने लिख रखी है, तो रेट जो भी है अलग अलग एसेट्स की अपन ने लिख रखी है, इसको रिवाइज करने का कोई तुक बनता नहीं है। आगे हमारे सामने आता था एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग आता था सेक्शन 43(1), जो मैंने आपको कहा था कि ब्लॉक में अपन एसेट की एक्चुअल कॉस्ट जोड़ेंगे। तो एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो नॉर्मली एक्चुअल कॉस्ट वैसे निकाली जाती है जैसे आपके अकाउंट्स में निकाली जाती है, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसेट की परचेज प्राइस देखेंगे, कितने में खरीदी आपने, फिर आपने उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, पुट टू यूज़ में लाने तक के लिए जो भी खर्चे करे वो सारे खर्चे आपको इसमें ऐड कर देने हैं। इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने पेड करे, जैसे GST परचेज के टाइम पे पे करा होगा, तो वो आपको ऐड करना है, बशर्ते आप उसका क्रेडिट नहीं लेते। GST आपने पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या करना है, और आपने GST में ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदी और उसके ऊपर आपने GST पे करा, और आप उसको उस GST अमाउंट को अगर आप कॉस्ट में ऐड कर देते हैं तो उधर GST वाले क्रेडिट नहीं देंगे। तो ये अपना लिंक भी है आपको सामने अगर पता हो तो। इसके अलावा फिर आपको इंटरेस्ट जोड़ लेना है। कौन सा इंटरेस्ट जोड़ लेना है, जो कि आपने उस लोन के ऊपर दिया है जो कि एसेट एक्वायर करने के लिए लिया गया था, पर कितना दिन का इंटरेस्ट जोड़ना है ये ध्यान रखना है आपको। लोन लेने के दिन से लेकर एसेट के पुट टू यूज में आने तक का जो टाइम है, उस टाइम का जो इंटरेस्ट है वही आपको कॉस्ट में जोड़ना है। एक बार जब एसेट पुट टू यूज हो जाती है उसके बाद जो इंटरेस्ट बनता है उसका डिडक्शन आप सेक्शन 36 में जाकर डायरेक्टली लेते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से अगर कोई पोर्शन ऑफ कॉस्ट थर्ड पर्सन ने मेट करी है, जैसे सब्सिडी के थ्रू या किसी के थ्रू, तो वो आप घटा देंगे, जो बचेगी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन बताया था कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट, ठीक है, जिसका पेमेंट या एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो कि आप एक दिन में करते हैं, और वो पेमेंट आप अकाउंट पे ही, चेक अकाउंट पे, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या नोटिफाइड तरीके से नहीं करते हैं, और वो 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट है, तो वो कॉस्ट में नहीं ऐड कर सकते आप। ये वाला कानून आपके लिए ज़रूरी था। प्रिस्क्राइब मोड अच्छी तरह से बच्चों को याद है, 10 बार ये कानून आगे पीछे काम आ चुके हैं। तो पहला प्रिस्क्राइब मोड है IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट, भीम, आधार पेमेंट। तो ये सब आपके सामने के 10,000 वाला कानून बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि 1000 बार अपन ने क्वेश्चन में इसको यूज़ करा है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे सामने आता था कि ये जो डेप्रीसिएशन आपने ऊपर वाला सीखा हुआ है वो केवल एक नॉर्मल डेप्रीसिएशन है। नॉर्मल डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि अपन ने नाम दे दिया था, मतलब वो नॉर्मल डेप्रीसिएशन अपन ने नाम दे रखा था। इसके अलावा एक और डेप्रीसिएशन है जिसकी कंप्यूटेशन आपको करनी पड़ सकती है, वो है एडिशनल डेप्रीसिएशन। तो एडिशनल डेप्रीसिएशन किसको कैसे मिलता है उसका कानून अगर अपन बढ़ना चालू करें, तो सबसे पहले एडिशनल डेप्रीसिएशन केवल और केवल मिलेगा ऐसे एसएससी को जो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल है, या डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में डील करने वाले, उन्हीं को मिलेगा एडिशनल डेप्रीसिएशन, बाकी को नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगा नई प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट के ऊपर। नई प्लांट एंड मशीनरी जो कि आपने ड्यूरिंग द PY एक्वायर करी, उसी पे एडिशनल मिलेगा। 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा, और अगर वो नई प्लांट एंड मशीनरी आपने 180 डेज से कम उस साल पुट टू यूज करी तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ही मिलेगा उस साल। बचा हुआ 10% आप अगले साल ले सकते हैं, ये आपको पता है। इन वाली एसेट पे आप एडिशनल नहीं ले सकते, जैसे व्हीकल, शेप, एयरक्राफ्ट, ऑफिस अप्लायंसेस, सेकेंड हैंड मशीन, मशीन इंस्टॉल्ड इन ऑफिस और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, और ऐसी मशीन जिसकी एक्चुअल कॉस्ट का आपने पूरा डिडक्शन ले लिया। ठीक है, ये सब आपके सामने का हो जाता था हिसाब किताब एडिशनल डेप्रीसिएशन निकालते वक्त। अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन की बात करते हैं, तो अगला कानून हमारे सामने होता था अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। कब होता था अपोर्शनमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन? 3 केसेस में होता था, अमालगमेशन, डीमर्जर और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है? जैसे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को आपने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, किसी प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आपने LLP में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार का जब आप कन्वर्जन करते हैं तो आपका जो पुराना बिजनेस है उसकी सारी एसेट नए के पास चली जाती है, आपको पता ही है। अब पुराने की एसेट जब नई के पास चली जाती है तो ड्यूरिंग द ईयर जिस साल ये घटना घटित होती है उस ईयर को कुछ दिन वो एसेट पुरानी ने भी यूज़ करी है और कुछ दिन वो एसेट नए ने भी यूज़ करी है, तो उस एसेट का डेप्रीसिएशन पुराने वाले बिजनेस को देना है कि नए वाले बिजनेस को देना है? तो इसका जवाब मैंने आपको कहा था कि ये जो डेप्रीसिएशन होगा इसको आप अपोर्शनड कर देंगे नंबर ऑफ डेज एसेट यूज बाय ओल्ड एंड न्यू बिजनेस। तो इसको आप इस रेशो में डिवाइड करके दोनों को डिडक्शन मिल जाएगा, पुराने और नए को। ये बात अपने पास कॉमन सेंस की थी कि एक बार
जब नया बिजनेस सेटअप हो चुका है, जैसे कि अमालगमेटेड कंपनी बन चुकी है, उसके बाद अमालगमेटेड कंपनी ने कोई और एसेट उसी ईयर और खरीदी आफ्टर अमालगमेशन, तो उसका जो डेप्रीसिएशन है वो पूरा का पूरा आप अमालगमेटेड यानी कि नए बिजनेस को देंगे, उसको अपोर्शन नहीं करेंगे, केवल ओल्ड बिजनेस की एसेट पे ही कानून लगाना है। इसके बाद आता था कैपिटल गेन इन केट ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट, तो सेक्शन 50 आता था, कैपिटल गेन से रिलेटेड था, पर अपन ने इसी समय डिस्कस कर लिया था कि डेप्रीशिएबल एसेट पे कैपिटल गेन कब लग सकता है। एज यू ऑल नो डेप्रीशिएबल एसेट कैपिटल एसेट होती है, क्योंकि हमारा कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कहता है कि बिजनेस की हर एसेट कैपिटल एसेट है सिवाय स्टॉक एंड ट्रेड के, तो दैट मीन्स डेप्रीशिएबल एसेट कैपिटल एसेट है। अब डेप्रीशिएबल एसेट अगर कैपिटल एसेट है तो उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन कब होता है, इसका जवाब सेक्शन 50 में लिखा हुआ था। दो केसेस में होता है, या तो ट्रांसफर के कारण ब्लॉक ही खत्म हो जाए या ट्रांसफर के कारण ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी खत्म हो जाए, दोनों में से कुछ भी अगर एग्जिस्ट ना करे तो आपको डेप्रीशिएबल एसेट के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन यानी कि सेक्शन 50 निकालना है। और जब सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा तो फिर आप उस ब्लॉक पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके जगह आप कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करेंगे, और वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म नेचर का ही होगा, ये आपको अच्छी तरह से मैंने बता दिया था। चलिए, डेप्रीसिएशन का लास्ट कॉन्सेप्ट आता था एसएलएम मेथड और डेप्रीसिएशन। ये जो डेप्रीसिएशन का आपने तरीका सीखा है वो डब्ल्यूडीवी चल रहा है, ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी मेथड से हम डेप्रीसिएशन डिडक्शन ले रहे हैं। तो क्या कोई और मेथड भी इनकम टैक्स में अवेलेबल है तो कौन सा है? तो जवाब है एक और मेथड है इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन क्लेम करने का, वो है स्ट्रेट लाइन मेथड और डेप्रीसिएशन। पर ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड और डेप्रीसिएशन होता है बेटा, इसका डिडक्शन ये जो मेथड है ये केवल कौन यूज कर सकता है? जो भी एसएससी इंगेज इन द जनरेशन ऑफ पावर एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में डील करते हैं, उन्हीं लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी एसेट पे, उस यूनिट की एसेट पे, ये भी नहीं, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मान लीजिए कि मैं एक एसएससी हूँ और मेरा एक यूनिट जनरेशन ऑफ पावर का काम करता है और एक यूनिट टेक्सटाइल का है, तो अब मेरा एक यूनिट जनरेशन ऑफ पावर का काम करता है, तो दैट डज नॉट मीन कि मैं अपनी दोनों यूनिट की एसेट पे एसएलएम क्लेम कर सकता हूँ, मैं केवल जनरेशन ऑफ पावर वाली एसेट पे ही एसएलएम क्लेम कर सकता हूँ। तो उस वाली एसेट, उस यूनिट की एसेट पे मैं चाहूँ तो एसएलएम मेथड से डेप्रीसिएशन का डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। एसएलएम मेथड से डेप्रीसिएशन कंप्यूट कैसे करना है ये आपके कोर्स में नहीं है और ना इसको आपको मतलब है, तो क्लेम कर सकता हूँ और ये ऑप्शनल है। क्लेम कर सकता हूँ का मतलब ये है कि मेरे को अगर उस यूनिट पे मान लीजिए जनरेशन ऑफ पावर पे एसएलएम से नहीं क्लेम करना, मेरे को वही करना है डब्ल्यूडीवी ब्लॉक वाले से, तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल मेथड है। पर इसमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर मैं एसएलएम मेथड से लूंगा तो अभी मैंने आपको बोला था कि एडिशनल डेप्रीसिएशन ले सकते हैं जनरेशन ऑफ पावर वाले, तो एडिशनल डेप्रीसिएशन ले सकते हैं जनरेशन ऑफ पावर वाले, पर वो एडिशनल तभी ले सकते हैं जब वो नॉर्मल डेप्रीसिएशन डब्ल्यूडीवी से ले। अगर बाय चांस मान लीजिए कि मैं जो अपना डेप्रीसिएशन नॉर्मल है वो एसएलएम निकाल रहा हूं तो फिर एडिशनल में नहीं ले सकता, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। ऑप्शन है तो ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करना है? तो जिस प्रीवियस ईयर में जनरेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुआ, जिस ईयर में जनरेशन ऑफ पावर स्टार्ट होता है मेरी यूनिट का, उस ईयर का आईटीआर भरने की जो ड्यू डेट होती है उस समय तक मेरे को ऑप्शन स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए 2021 में जनरेशन ऑफ पावर स्टार्ट हुआ तो 2021 का आईटीआर 21-22 असेसमेंट ईयर में भरूंगा, जो भी ड्यू डेट आएगी 31 जुलाई या 31 अक्टूबर जो भी है उसके हिसाब से मेरे को ये ऑप्शन क्लेम करना है, ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। इसके बाद हमारे सामने ये आ सकता था, हमारे सामने प्रैक्टिकल कि एसएलएम एसेट को बेचने पे क्या होता है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप ऐसी एसेट बेचते हैं डेप्रीशिएबल वाली जो कि डब्ल्यूडीवी डेप्रीशिएबल एसेट है, तो उसकी सेल प्राइस को तो ब्लॉक से घटाना है, ये तो आपको पता ही है। पर जो एसएलएम से डेप्रीशिएट होती है एसेट, उसकी सेल करने पे उसकी सेल प्राइस का क्या करना है? तो उसकी सेल पे तीन में से एक बात हो सकती है, या तो उसकी सेल के टाइम पे टर्मिनल डेप्रीसिएशन हो सकता है, या बैलेंसिंग चार्ज हो सकता है, या बैलेंसिंग चार्ज प्लस कैपिटल गेन हो सकता है। टर्मिनल डेप्रीसिएशन कब होता है? जब सेल प्राइस डब्ल्यूडीवी से कम होगी, तो जितना भी कम है वो टर्मिनल डेप्रीसिएशन आ जाएगा और वो आपकी बीएनपी का डिडक्शन बन जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग चार्ज कब होगा? जब सेल प्राइस ऑफ एसेट डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है। मान लीजिए कि आपने जो एसेट बेची, एसएलएम वाली बात कर रहा हूं मैं, वो 6 लाख की डब्ल्यूडीवी की है और आपने लॉग में बेचा तो 9 लाख और 6 लाख 3 लाख रुपए आपकी बीएनपी की इनकम बन जाएगा। बैलेंसिंग चार्ज बीएनपी की इनकम है, इनकम में जुड़ जाएगा बीएनपी की। इसके बाद हमारे सामने अगला होता था बैलेंसिंग चार्ज प्लस कैपिटल गेन। ये कब होता था? जब सेल प्राइस एसेट की कॉस्ट से भी ज्यादा रहता है। जब सेल प्राइस एसेट की कॉस्ट से भी ज्यादा है तो ऑब्वियसली अगर मान लेते हैं, जैसे कि एक नंबर हमने ऑलरेडी ले भी रखा था, वापस से मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक एसेट है जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है और उसकी डब्ल्यूडीवी 8 लाख रुपए है और उसको आपने सेल कर दिया 14 लाख रुपए में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी सेल प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको अपना पहले तो देखो फायदा होगा। फायदा कितना होगा? पहले आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, सेल प्राइस और डब्ल्यूडीवी। 6 लाख का आपका फायदा है, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब इसमें कुछ अमाउंट तो कैपिटल गेन बन जाएगा और कुछ बैलेंसिंग चार्ज बन जाएगा। कितना कैपिटल गेन बन जाएगा? जो सेल और कॉस्ट का डिफरेंस होता है, दैट इज 14 और 10, 4 लाख रुपए तो कैपिटल गेन बन जाएगा बेटा, ये तो कैपिटल गेन हेड में चला जाएगा, और बाकी का 2 लाख रुपए जो है वो आपका बैलेंसिंग चार्ज बन जाएगा जो कि बीएनपी में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको डील करना है, ठीक है। ये सब अपन ने समझ लिया था।
इसके बाद मैंने आपको ये बताया था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने के लिए कुछ, वैसे एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला अपने ऊपर देखा था सेक्शन 43(1) में, पर कुछ केसेस में आप एक्चुअल कॉस्ट निकालते समय उसका एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखेंगे। इक्का दुक्का काम आएगा अभी एग्जाम में, बाकी एक्सप्लेनेशन में कोई ज़्यादा दम है नहीं। तो पहला हमारे सामने आता था कि अगर कोई एसेट आपने पहले साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए खरीदी और बाद में आप उसको अगर बीएनपी में यूज़ करने लग जाते हैं तो उस एसेट का एक्चुअल कॉस्ट जो आप ब्लॉक में ऐड करेंगे वो 0 रुपीज़ का कॉस्ट होगा, 0 रुपीज़ उसकी कॉस्ट आपको माननी है। नंबर 2 आपके सामने आता था कि अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट आपने परचेज करी और एओ को ये लगता है कि वो सेकेंड हैंड एसेट परचेज करते वक्त आपने ज़्यादा दाम पे खरीदी क्योंकि आपका इंटेंशन था उसकी कॉस्ट बढ़ा के डेप्रीसिएशन ज़्यादा क्लेम करना, तो ऐसी सेकेंड हैंड एसेट का कॉस्ट वो होगा जो कि एओ डिटरमाइन करेगा, उसी को कॉस्ट मानना है आपको। और बेटा सही बात ध्यान रखना, कॉस्ट जो बोला गया वो मानना है और वही कॉस्ट को ब्लॉक में जोड़ना है, फिर आपको ध्यान रखना। इसके बाद हमारा मेन चीज़ें आती थी कि अगर कोई बिल्डिंग है जो कि प्रीवियसली आप पर्सनल यूज़ के लिए काम में लेते थे और अब उसको आप बिजनेस में यूज़ करने लग गए हैं, पहले बिजनेस पर्सनली यूज़ करते थे, बाद में बीएनपी में यूज़ करने लग गए, तो जिस ईयर से आप उसको बिजनेस में यूज़ करने लगेंगे उस ईयर में आप उसकी कॉस्ट को ब्लॉक में जोड़ेंगे। तो कितनी कॉस्ट जोड़ेंगे? तो जवाब है जितनी भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसमें से आप घटा देंगे नॉशनल डेप्रीसिएशन जो कि पिछले सालों में मिल जाता अगर शुरुआत से ही वो सेट आप बीएनपी में यूज़ कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस में से जो भी करना है आपको डेप्रीसिएशन दैट वुड बी अलाउएबल जो कि आपको मिल जाता अगर आप शुरुआत से ही वो एसेट बीएनपी में यूज कर रहे होते तो वाला जो डेप्रीसिएशन है वो आप घटा देंगे, जो बचेगा वो आपकी एसेट की कॉस्ट है जो कि आप ब्लॉक में जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका डेप्रीसिएशन से रिलेटेड सारे लफड़े थे, 32 सेक्शन और उसके अलावा जो भी सब्स्टिट्यूट सेक्शन थे वो सब खत्म हो गया। क्वेश्चन की बात अभी नहीं कर रहे, क्वेश्चन हर टाइप के करे हुए हैं, क्वेश्चन के ऊपर रिविजन में तो क्वेश्चन में दिमाग लगाया नहीं जाएगा। फाइनली मैं आपको एक आध बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि टोटल कंप्यूटेशन होगा। चलिए अगला हमारे सामने जो होगा वो है सेक्शन 35, रिसर्च के लिए किए गए खर्चों का डिडक्शन सेक्शन 35 में आपको मिलता है। ये डिडक्शन मैंने आपको 2 कैटेगरी में दिलवाया था, या तो रिसर्च के लिए जो खर्चा आप करोगे वो इन हाउस नेचर का होगा। इन हाउस नेचर का मतलब होता है कि आपका खुद का R&D डिपार्टमेंट है, आप उसके लिए खर्चा कर रहे हैं। तो इन हाउस रिसर्च के खर्चे 2 टाइप के हो जाएंगे, स्पेसिफाइड एसएससी ने किए तो क्या और अदर एसएससी ने इन हाउस रिसर्च पे खर्चा किया तो क्या। जबकि पेमेंट टू अदर्स यानी कि अगर आप चाहें तो रिसर्च के लिए अगर इन हाउस खर्चा नहीं भी कर रहे तो आप दूसरों को डोनेशन दे सकते हैं, उस डोनेशन का भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो पेमेंट टू अदर्स में किस किस को दिया जा सकता था? तो अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर स्पेसिफाइड रिसर्च नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च है। अगर आपने किसी इंडियन कंपनी को पेमेंट करा फॉर साइंटिफिक रिसर्च तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन या सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल साइंस इसके लिए दिया तो ले सकते हैं। नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन दिया तो ले सकते हैं, आईआईटी को डोनेशन दिया तो ले सकते हैं। और कितना ले सकते हैं? 100% डिडक्शन, जितना भी आपने डोनेशन किया। AY 21-22 से सभी प्रकार के डिडक्शन 100% हो चुके हैं इसमें। पहले कुछ पे 150% हुआ करता था, वो आपके लिए अब काम का नहीं रह गया। चलिए इन हाउस रिसर्च की बात करें तो इन हाउस रिसर्च पे आप अदर एसएससी हैं या स्पेसिफाइड एसएससी हैं, कोई से भी टाइप के एसएससी हो, डिडक्शन आपको सेम ही मिलने वाला है AY 21-22 से। 2 टाइप से मैंने डिडक्शन बांट लिए थे, या तो आपने रिसर्च पे जो खर्चा करा वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है, लैंड के अलावा। लैंड के अलावा आपको पता है लैंड के ऊपर किए गए खर्चे पे कोई डिडक्शन बीएनपी हेड में कहीं भी नहीं मिलने वाला आपको। तो इसके बाद रेवेन्यू नेचर की अगर बात करें तो कमेंसमेंट से पहले का अगर कोई खर्चा आपने किया है तो उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। कौन से रेवेन्यू नेचर के खर्चों का ले सकते हैं? रॉ मटेरियल और सैलरी का ले सकते हैं। कितने साल पुराने तक का ले सकते हैं? 3 साल कमेंसमेंट के पहले तक का ले सकते हैं। और इस खर्चे का आप 100% डिडक्शन कमेंसमेंट वाले साल में ले सकते हैं। कमेंसमेंट के बाद कोई खर्चा करा तो जिस ईयर खर्चा करोगे उसी ईयर आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कमेंसमेंट के पहले अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा करा तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा कमेंसमेंट वाले साल में। वही बात है, कौन से कैपिटल खर्चे? किसी भी टाइप के कैपिटल खर्चे का मिल जाएगा, 3 साल पुराने वाले का मिलेगा, ईयर ऑफ कमेंसमेंट में मिल जाएगा। और आफ्टर कमेंसमेंट रिलेवेंट ईयर में आप 100% डिडक्शन उस खर्चे का ले सकते हैं। स्पेसिफाइड एसएससी में कौन आता था? तो कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल वगैरह वगैरह, जो भी आपके सामने है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। पर इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ये वाले जो स्पेसिफाइड एसएससी हैं और ये अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च के लिए खर्चा करते हैं, अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च के लिए ध्यान रखना, अप्रूव्ड वाली के लिए, अदर देन अप्रूव्ड वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो 100% डिडक्शन ये ले सकते हैं खर्चे का। पर ये लैंड और बिल्डिंग के खर्चे का नहीं लेंगे। यहां पे आपको नोट करने की जरूरत है, थोड़ी सी एक जरूरत है।
यहाँ पे आप ध्यान देना कि मैं ये नहीं कह रहा कि इन हाउस रिसर्च में बिल्डिंग के खर्चा ही नहीं मिलेगा। आप सिंपली देखो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि कोई स्पेसिफाइड एसएससी है और उसने इन हाउस रिसर्च में बिल्डिंग पे खर्चा करा, तो आपको डिडक्शन लेना है। पर अगर वो स्पेसिफाइड एसएससी अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च पे खर्चा कर रहा है और बिल्डिंग पे कर रहा है, तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि नॉर्मल इन हाउस रिसर्च दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब तो आप लें, बिल्कुल लें 100% डिडक्शन। अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च वर्ड लिख दिया जाए तो आप फिर बिल्डिंग पे ना लें, लैंड पे तो वैसे ही आपको नहीं लेना है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आता था कि रिसर्च की एसेट को जब आप सेल करेंगे तो क्या ट्रीटमेंट करना है टैक्स में। तो दो बातें करनी थी, या तो रिसर्च की एसेट आप विदाउट एनी फर्दर यूज बेच देंगे डायरेक्टली, यानी कि रिसर्च के लिए खरीदी, अब काम नहीं आ रही, बेच दिया। तो अगर डायरेक्टली सेल करोगे तो जितना भी सेल प्राइस है वो बीएनपी की इनकम बना देना, बशर्ते कॉस्ट से ज़्यादा ना हो। अगर कॉस्ट से भी ज़्यादा सेल प्राइस हो जाएगी तो एक्सेस अमाउंट कैपिटल गेन में डालना। इसके बाद अगर यूज करने के बाद बेचा है, यूज करने के बाद करने का बेचा है मतलब क्या हो गया, मान लीजिए रिसर्च के लिए आपने 5 लाख की एसेट 16-17 में खरीद ली। अब 16-17 में आपने 5 लाख की एसेट खरीद ली, तो 5 लाख का आपने डिडक्शन ले लिया होगा 16-17 में, 35 सेक्शन में ले लिया आपने। अब आप इस एसेट को 19-20 में रिसर्च में तो यूज नहीं कर रहे, पर अदर देन रिसर्च में यूज करने लग गए। तो 19-20 में आपने क्या करा होगा, अदर देन रिसर्च यूज करोगे तो उसको ब्लॉक में ऐड कर दोगे, फिर ये डेप्रिशिएबल नेचर की एसेट कहलाएगी। तो ब्लॉक में आप कितने रुपए ऐड कर दोगे बेटा, 19-20 में 0 रुपीज ऐड कर दोगे। एक्चुअल कॉस्ट अभी अपने ऊपर पड़ा कि रिसर्च की एसेट को जब आप बिजनेस में यूज करने लगते हो रिसर्च के अलावा, तो उसको ब्लॉक में जोड़ना है और ब्लॉक में उसकी कॉस्ट 0 रुपए पकड़नी है। तो अब अगर उस एसेट को आप यूज कर रहे हो 19-20 में अदर देन बिजनेस, तो उसको ब्लॉक में आपने ऐड कर दिया। अब अगर उसको ब्लॉक में ऐड कर दिया और मान लीजिए वो एसेट बाद में आपने 21-22 में बेच दी, तो जब आप 21-22 में बेचोगे तो उसकी जो भी सेल प्राइस है वो आप ब्लॉक में से घटाएंगे फिर, क्योंकि ये तो ब्लॉक वाली एसेट बन चुकी है, तो वैसे ही ट्रीटमेंट आपको करना है। तो वही मैंने कहा था, सेल प्राइस को फिर आप ब्लॉक में से घटा देना। आगे हमारे सामने अगला सेक्शन आता था 35 AD, स्पेसिफाइड बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से होते हैं, तो सबसे पहली बात, बहुत सारे बिजनेस मैंने आपको लिखवाए थे, उसमें जब जल्दी जल्दी नाम पढ़ता हूँ। कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑब्लिक क्रूड ऑयल पेट्रोलियम पाइपलाइन, 2 स्टार या अबव कैटेगरी के होटल हॉस्पिटल विद इन एटलीस्ट 100 बेड कैपेसिटी, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग, फर्टिलाइजर, इनलैंड कंटेनर डिपो, बी कीपिंग, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अगर इस प्रकार के बिजनेस आप करते हैं तो इस बिजनेस के लिए जो कैपिटल खर्चे आपने किए होंगे आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा 35 AD में। नॉर्मल सीन ध्यान रखिए, अगर आपका बिजनेस स्पेसिफाइड नहीं है, अगर आपका बिजनेस स्पेसिफाइड नहीं है और आपने उस नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कोई कैपिटल खर्चा किया होगा तो वो 32 में कवर होगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। पर अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं और आपने कोई कैपिटल खर्चा किया है तो उस बिजनेस का आप सीधे 35 AD में 100% डिडक्शन ले सकते हैं। ये आपको नोट करने की जरूरत है। तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा कैपिटल खर्चे का। कौन से खर्चे का नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं मिलने वाला। 10,000 वाला जो प्रोविजन ऊपर आपने पढ़ा था कॉस्ट निकालते वक्त एसेट की, वो वाला कानून यहाँ पे भी लागू रहता है। इसके बाद था चौथा पॉइंट कि अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने इस बिजनेस के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के पहले करा है तो भी आप उसका 100% डिडक्शन कमेंसमेंट वाले साल में ले लीजिए, पर बशर्ते आपको एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि अमाउंट बुक्स में कैपिटलाइज होना जरूरी है। वो जो कमेंसमेंट के पहले वाला खर्चा उसको बुक्स में कैपिटलाइज करना जरूरी है। अगली बात मैंने आपको कही थी कि इस एसेट को जब आप 35 AD वाली एसेट को सेल करते हैं तो सेल प्राइस आपकी बीएनपी इनकम होगी, सेक्शन 28 का नवा इनकम, ये अपन ने पहले ही देख रखा था। और इसके बाद फिर मैंने आपको ये छठा पॉइंट बताया था कि अगर कोई एसेट आपने स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए अक्वायर करी और आपने उसको विद इन 8 ईयर नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया, बेचा नहीं है, खरीदा स्पेसिफाइड के लिए और 8 साल के अंदर अंदर उसको नॉन स्पेसिफाइड में यूज करना चालू कर दिया, तो फिर ऐसी घटना पे आपकी एक इनकम जनरेट होगी बीएनपी की। और वो इनकम कैसे निकाली जाएगी, तो इनकम के लिए आप पहले देखेंगे डिडक्शन कितना मिला आपको 35 AD में, इसमें से आप घटा देंगे डेप्रीसिएशन जो कि आपको मिल जाता सेक्शन 35 में, मिल जाता सेक्शन 32 में डेप्रीसिएशन जो मिल जाता वो घटा देना, जो बचेगा वो आपकी बीएनपी की इनकम कहलाएगी। ये क्वेश्चन करा था अपनी शीट में, क्वेश्चन था इसका। चलिए, तो ये आपका 35 AD का मेन रिक्वायरमेंट था, बाकी रिक्वायरमेंट से हमारे को कोई मतलब नहीं है। आगे हमारे सामने आता था डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 35 D। प्रिलिमिनरी खर्चे का डिडक्शन 35 D में आपको मिल जाएगा। किसको मिलेगा, तो इंडियन कंपनी और रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज को मिलने वाला है केवल ये डिडक्शन। इसके बाद जो खर्चा है 35 D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए, या तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए हो, या एक्सपांशन ऑफ अंडरटेकिंग के लिए हो,
या सेटअप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए हो, इन पर्पज़ के लिए अगर आपने खर्चे करे तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। इन पर्पज़ के लिए कौन से खर्चे, तो जो मैंने आपको लिखवाए थे, जैसे कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का खर्चा, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विसेज का खर्चा, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट, कंपनी एसएससी के लिए और खर्चे जैसे कि लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एमओए, एओए, प्रिंटिंग ऑफ एमओए, एओए, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोस्पेक्टस वगैरह के अंडरराइटिंग कमीशन के खर्चे, ये जो खर्चे आपको लिखवाए गए हैं, इनके अलावा के खर्चों को आप 35D में कवर नहीं करेंगे। अगर ये एलिजिबल खर्चे एलिजिबल पर्पस के लिए हुए हैं तो ही 35D में आप डिडक्शन क्लेम करेंगे। कितना डिडक्शन क्लेम करेंगे? जितना खर्चा हुआ उसका 100% और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, विच एवर इज लेस। कंपनी एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% भी यूज कर सकती है। ये डिडक्शन जो भी आएगा, आपका अमाउंट जो भी डिडक्शन का आएगा, वो एक साथ एक ईयर में नहीं मिलने वाला, ये आपको मिलेगा 5 ईयर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर। तो 5 ईयर में इक्वली मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा ये आपको ध्यान रखने की जरूरत थी, मैंने आपको बोला भी था, एक बार और बोल देता हूं। अगर खर्चा बाय चांस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए किया है तो रिलेवेंट ईयर वो ईयर रहेगा जिस ईयर बिजनेस कमेंस हुआ, वो है पहला साल, उसके बाद 4 साल और। नंबर 2, अगर ये बिजनेस एक्सपांशन के लिए खर्चा करा है आपने, अगर ये खर्चा एक्सपांशन के लिए करा है तो फिर रिलेवेंट ईयर रहेगा जिस ईयर एक्सपांशन कंप्लीट होगा, ठीक है। और अगर ये खर्चा न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप के लिए करा है तो रिलेवेंट ईयर वो ईयर रहेगा जिस ईयर नई यूनिट ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। वो रिलेवेंट ईयर आपका फर्स्ट ईयर हो गया, उसके बाद और 4 साल में बराबर बराबर आपको 5 साल में डिडक्शन लेना है। अगला डिडक्शन था 35DDA, एक्सपेंडिचर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो जितना भी आपने कंपनसेशन पेड करा, इसमें यहाँ पे जरूरी है कि पेड होगा उसी अमाउंट को आप डिडक्शन लेंगे। यानी कि अगर बाय चांस आप अकाउंटिंग अक्रू मेथड से कर रहे हैं तो आप जो डिडक्शन लेंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का, वो अक्रूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का नहीं लेंगे, वो पेड का ही लेंगे, ये ध्यान रखनी है आपको बात। और 5 साल में आपको ये डिडक्शन 100% मिलने वाला है। यहां तक आपके काम हो गए थे 35 की सीरीज के सारे डिडक्शन मेनली खत्म हो गए थे। इसके बाद हमारे सामने आते थे 36 के अंदर कुछ छोटे छोटे खर्चे जिसका डिडक्शन आपको और मिलता था, ये सारे रेवेन्यू नेचर की मेनली होते थे। तो 36 एक इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक एंड स्टोर्स, 100% आप डिडक्शन ले सकते हैं इस खर्चे का। फिर क्लोज 1B हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉई नामक खर्चे का आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो आपको अदर देन कैश पे करना है, वरना आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय का आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ BNP, अगर आपने बिजनेस के लिए कोई कैपिटल बोरो करी है और उसका इंटरेस्ट आप दे रहे हैं तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं 100%। इसके बाद वो आपको मैंने बोल ही दिया था कि एक इंटरेस्ट जो आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया था, वो कौन सा इंटरेस्ट जोड़ दिया था आपने एसेट की कॉस्ट में 43(1) में, लोन लेने से लेकर एसेट के पुट टू यूज वाला, वो इंटरेस्ट का आप डिडक्शन यहाँ पे नहीं लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। और खुद की कैपिटल का अगर आपने लगा रखी है तो उसके इंटरेस्ट का आप डिडक्शन नहीं लेंगे। पर हाँ, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिडक्शन ले सकती है, क्योंकि आपको याद है एक फर्म अपने पार्टनर को उनकी कैपिटल का जब इंटरेस्ट देगी तो वो कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर की BNP की इनकम बनता है, तो फर्म को उसका डिडक्शन जरूर मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एज एन एम्प्लॉयर अगर आपने अपने एम्प्लॉय के लिए RPF में कोई अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करा, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कोई अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करा, ग्रेचुटी फंड में कोई अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करा, तो आप उसका 100% डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद अगर एज एन एम्प्लॉयर आपने अपने एम्प्लॉय के लिए 80 CCD की पेंशन स्कीम, याद होगा 80 CCD आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम होती है, उसमें जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट करा आप उसका 100% डिडक्शन ले सकते हैं। और डिडक्शन की यहाँ पे लिमिट है 10% ऑफ सैलरी, इससे ज़्यादा का आप डिडक्शन नहीं ले सकते। ये पूरा 80 CCD का जादू अपन ने ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर अच्छे से देखा हुआ है कि क्या होगा, एम्प्लॉय के हाथों में कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के हाथों में, तो ये आपको अच्छी तरह से पता है। चलिए, तो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रखे हैं सब इसके। इसके बाद अगला डिडक्शन आप ले सकते थे फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का, जो कंपनी एसएससी ही ले सकती है, बाकी और कोई एसएससी नहीं ले सकता। यहाँ पे आपको नोट कर लेना है अच्छी तरह से, केवल कंपनी ले सकती है। कितना डिडक्शन लेगी? रेवेन्यू खर्चे का जो डिडक्शन है वो तो 100% उसी साल मिल जाएगा जिस ईयर करा। और कैपिटल खर्चे में लैंड का तो नहीं मिलेगा, मतलब अदर देन लैंड। और 100% डिडक्शन आपको 5 साल में बराबर बराबर मिलेगा, पर ये कंपनी एसएससी को मिलेगा। फिर क्लोज 15 आता था सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का 100% डिडक्शन। क्लोज 16 कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का 100% डिडक्शन। ये मैंने कहा था ये दोनों खर्चे उन लोगों के लिए होते होंगे जो स्पेक्यूलेशन बिजनेस में डील करते होंगे। तो अगर मान लीजिए आप शेयर में ट्रेडिंग में डील करते हैं तो शेयर की ट्रेडिंग के टाइम पे आपको एक्सचेंज में एक टैक्स देना पड़ता है जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। वो खर्चा होता है, आप आराम से BNP की इनकम में से आप उसका डिडक्शन ले लीजिए,
इसी तरह से कमोडिटी में ट्रेड करेंगे तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का खर्चा होगा, आप डिडक्शन ले लीजिए। पर यहाँ पे आपको मैं हाथों हाथ बता देता हूँ, कैपिटल गेन में जब आप ऐसे जब शेयर आपका मतलब इन्वेस्टमेंट है, आपकी कैपिटल एसेट हो जाता है अगर शेयर, तो फिर शेयर बेचने से जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन में जाती है, आप सबको अच्छी तरह से पता है। अब जब शेयर की बेचने वाली इनकम कैपिटल गेन में जाने वाली है तो वहां पे आप एसटीटी का कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, कैपिटल गेन में एसटीटी का कोई डिडक्शन नहीं है। चलिए इसके बाद अगला 36 क्लोज 17 होता था, बैड डेब्ट्स का डिडक्शन मिलेगा। पीबीडी का कोई डिडक्शन आप कभी नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। और बैड डेब्ट्स का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब दो कंडीशन पूरी है, नंबर 1 डेट आपकी इनकम का पार्ट होना चाहिए, और नंबर 2 आपने उस डेट को एज ए बैड डेब्ट्स एक्चुअली राइट ऑफ कर दिया अपने बुक्स में। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी है तो ही आप ले सकते हैं, पर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी बैंक्स को, जिनका काम ही बनी लैंड करना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर मान लीजिए बैंक वाले ने किसी को लोन दिया, तो वो जो बैंक ने लोन दिया वो लोन का अमाउंट उसकी इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि लोन जो दिया गया वो तो उसकी एसेट है बैंक की। तो अब अगर बाय चांस वो लोन डूब जाता है और वो एज ए बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर देता है तो भी आप बैंक को बैड डेब्ट्स का डिडक्शन मिल जाएगा, भले ही वो कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं हुई है, डेट का पार्ट, डेट इनकम का पार्ट होना चाहिए, वैसा कुछ। आगे इसके बाद एक छोटी सी बात आती थी जो यूजलेस हुआ करती थी, एग्जाम में शायद किसी क्वेश्चन में काम ना है, वो होता था कि अगर कोई डेट एज पर इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड आपकी इनकम में जोड़ लिया गया है, अगर कोई डेट का पार्ट आपकी इनकम में जुड़ गया है एज पर आईसीडीएस, तो ध्यान रखना कि अगर वो अमाउंट इरिकवरेबल हो जाता है, अब देखो आपने तो उस डेट को अपनी इनकम में नहीं जोड़ा एज पर अकाउंट्स, पर एज पर आईसीडीएस इनकम में जुड़ गया है, और इनकम में जुड़ गया मतलब टैक्सेबल हो गया। अब बाद में वो पैसा डूब जाता है, तो जब आपने बेटा उस डेट को अपनी इनकम में जोड़ा ही नहीं तो आप ऐसे बैड डेब्ट्स राइट ऑफ भी नहीं करोगे अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर अब अगर बैड डेब्ट्स के रूप में राइट ऑफ नहीं करा तो क्या आपको डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि कंडीशन ऊपर लिखी हुई थी कि बैड डेब्ट्स के रूप में राइट ऑफ होना चाहिए। तो जवाब मैंने दिया था कि मान लिया जाएगा कि जब वो पैसा डूबेगा तो आपने ऐसे राइट ऑफ कर दिया है और डीम टू बी रिटर्न ऑफ मानकर आपको डिडक्शन दिया जाएगा अगर कोई डेट आपकी इनकम में आईसीडीएस के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज कर लिया गया था तो। ठीक है, इसके बाद आता था 36(1)(5)A, ये वाला बड़ा काम का होता था। ये वाला में अपन ने क्या बोला था कि देखो, एक तो अपन ने बात क्या करी थी कि अगर बाय चांस मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है, तो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो एम्प्लॉयर का खर्चा, उसका डिडक्शन तो उसको मिलना चाहिए, खर्चा उसका। पर जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है किसी भी फंड में बेटा, एम्प्लॉय के फंड्स के अंदर, तो वो जो फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है वो केवल एम्प्लॉयर का खुद का नहीं होता, वो एम्प्लॉय का मिलाकर होता है, यानी कि एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का मिलाकर फंड में कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी एम्प्लॉयर ही जमा करता है। अब कैसे जमा करता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसमें से वो काट लेता है पैसा और अपने पास रख के उसको जमा कराता है। तो टेक्निकली अपन ने क्या बोला था कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन काट के अपने पास रखता है और बाद में उसको जब जमा कराता है, तो जो ये पैसा उसने काट लिया अपने पास रख लिया वो तो उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जमा कराते हैं तो लायबिलिटी जमा कराने का मतलब लायबिलिटी पे हो जाती है। तो यानी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जब वो जमा कराएगा तो वो जमा कराया गया कंट्रीब्यूशन उसका खर्चा नहीं है। ये हमने सीखा था अच्छी तरह से, अकाउंट्स के हिसाब से बात करी थी। पर इनकम टैक्स वाले थोड़ा सा अलग झोल करते हैं। वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपने काटा है, अपने पास रखा है पहले, हम उसको सेक्शन 224(10) के तहत आपकी इनकम मानेंगे। तो सेक्शन 224(10) में वो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन काटा गया एम्प्लॉयर के द्वारा वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाता है। और इसीलिए जब वो इनकम कंसिडर करते हैं इनकम टैक्स वाले, तो उसका जब वो जमा कराता है तो उसको एज ए खर्चा क्या देते हैं? डिडक्शन। और वो डिडक्शन दिया जाता है 36(1)(5)A में। तो 36(1)(5)A में किसका डिडक्शन मिलता है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का, जो कि एज एन एम्प्लॉयर आपने जमा कराया होगा। तो उसका डिडक्शन आप तभी ले सकते हो जब वो डिडक्शन आपने, जब वो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आपने ड्यू डेट तक जमा करा दिया है। किसकी ड्यू डेट तक जमा करा दिया है? जवाब है रिलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक। मतलब जो प्रोविडेंट फंड में जमा कराना है तो प्रोविडेंट फंड की जो रिलेवेंट ड्यू डेट है उस समय तक जमा कराना है। और इसी तरह से अगर ईएसआई में कोई कंट्रीब्यूशन हो गया तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की जो रिलेवेंट फंड की ड्यू डेट है उस समय तक जमा कराना है। तो ये आपका 36(1)(5)A वाला क्लोज था। इसके बाद अगला डिडक्शन हमारे सामने था जनरल डिडक्शन 37। अब 36 तक के इतने सारे खर्चे बढ़ने के बाद बहुत सारे खर्चे हैं जो कि अभी तक कवर नहीं हुए और बिजनेस के लिए हम करते हैं। तो लास्ट सेक्शन हमारे पास क्या आता था? 37 में मैंने आपको कहा था ऐसे सभी खर्चे जिनकी बात, जो ये कंडीशंस पूरी कर देंगे 37 की, उनका डिडक्शन आप 37 में एज ए जनरल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जनरल डिडक्शन की, जिस खर्चे का डिडक्शन आप 37 में लेंगे वो खर्चा 30 से 36 वाला नहीं होना चाहिए, पहली चीज। नंबर 2, वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकर होना चाहिए। अगर कोई खर्चा इन चारों रिक्वायरमेंट को पूरी करे तो आप उस खर्चे का डिडक्शन 37 में क्लेम कर सकते हैं।
एग्जाम्पल बहुत सारे थे 37 में, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, पोस्टेज टेलीग्राम हो गया, बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू नेचर के खर्चे जिनकी बात 30 से 36 में नहीं हुई, तो आप सब वो 37 में क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आता था कुछ नोट्स आते थे। एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ 37 में लिखा था अगर कोई खर्चा ऊपर की सारी कंडीशन पूरी कर दे पर अगर वो इलीगल या ऑफेंसिव नेचर का है तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। जैसे मैंने आपको कहा था रिश्वत देना, ब्राइब वगैरह के खर्चे का डिडक्शन, पेनल्टी का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। पेनल्टी में बात याद आई मेरे को कि अगर कोई पेनल्टी का खर्चा आपका हुआ है, जैसे किसी लॉ में आपने डिफॉल्ट करा और ड्यू टू दैट डिफॉल्ट आप पे पेनल्टी लगी, तो अगर वो पेनल्टी कंपनसेंट्री नेचर की होती है तब तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ऑफेंसिव नेचर की होगी तो नहीं लेना है। ऑफेंसिव मतलब क्या होता है कि कोई गुनाह आपने करा है। अब जैसे याद करो कंपनसेंट्री का मैंने एग्जांपल क्या दिया था, जैसे मानते हैं कि आपने जीएसटी का पेमेंट करा और जीएसटी का पेमेंट ड्यू डेट में नहीं करा, लेट करा, तो लेट करने में आपका जो पेनल्टी लग गया, फीस लग गया, इंटरेस्ट लग गया, आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये कंपनसेंट्री नेचर का डिफॉल्ट है। कानूनन तौर पर आपने कोई ऑफेंस नहीं कर दिया, लेट हो गया तो ठीक है, लेट फीस दे देंगे। पर अगर कोई मान लीजिए जीएसटी में आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया और उस कॉन्ट्रावेंशन के कारण आप पे पेनल्टी लग गई तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकेंगे। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन 2 में मैंने कहा था कि कंपनीज जो सीएसआर के खर्चे करती है उसका वो डिडक्शन नहीं ले सकती है। और 37(2)(b) में बात करी थी कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट किया गया है इन मैगजीन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वगैरह तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद मैंने कहा था कि खर्चे के डिडक्शन तो 37 तक हो गए, पर अगर बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है, लॉस कौन से टाइप का बेटा, नेट लॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लॉस कौन सा, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का लॉस, जैसे लॉस बाय फायर वगैरह आपके अकाउंट्स में होते थे, तो क्या आप उस लॉसेस के डिडक्शन भी ले सकते हैं? तो जवाब आता था यस, यू कैन क्लेम लॉसेस डिडक्शन, पर उसके लिए आपको 3 कंडीशन पूरी करनी है। लॉस रियल होना चाहिए, लॉस रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और लॉस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये लॉस इस प्रकार की रिक्वायरमेंट पूरी कर दे तो आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। अब पहले रिक्वायरमेंट से एक बात क्लियर होती है, अगर लॉस रियल होना चाहिए तो दैट मीन्स ये होता है कि अगर कोई प्रोविजन आपने बना रखा है अनफोर्सीन लॉसेस के लिए, अकाउंट्स में बनते हैं, तो उस प्रकार के प्रोविजंस का आपको डिडक्शन नहीं ले सकते क्योंकि लॉस अभी हुआ नहीं है। इनकम टैक्स वाले उसी लॉस का डिडक्शन देंगे जो कि एक्चुअल में हुआ है, तो प्रोविजन फॉर लॉसेस वगैरह का आपको डिडक्शन इनकम टैक्स में नहीं ले सकेंगे, ध्यान रख लेना। तो ये बेटा जाकर आपके सामने सारे वो खर्चे होते थे जिसका बीएनपी में डिडक्शन मिलने वाला है, आपको अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग प्रकार से मिलने वाला है। अगली कैटेगरी जो आती थी वो होती थी डिसअलाउंसेस की कैटेगरी, कि कौन कौन से खर्चे कब डिसअलाउड कर दिए जाएंगे इनकम टैक्स के द्वारा। तो वो कैटेगरी 40A की सीरीज से चालू होती थी और ये वाला जो सीरीज है बेटा वो डिसअलाउंसेस वाला हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगा, यानी कि सेकंड पार्ट में होगा रिवीजन के। तो फर्स्ट पार्ट को अपन इधर ही ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।